नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील कुमार। 26 जुलाई एक ऐसी तारीख जिसे कोई भारतीय कभी नहीं भूल सकता। एक ऐसी तारीख जिसने अपने आप को इतिहास के पन्नों में अमर कर दिया है। 26 जुलाई एक ऐसी तारीख है जिस दिन भारत ने एक बार फिर से अपने दुश्मनों के मंसूबे को ध्वस्त करते हुए विजय पताका लहराया था, विजय श्री प्राप्त किया था और अपने दुश्मनों को यह कड़ा संदेश दिया था कि हम पर बुरी नज़र रखने वाले, अभी भी वक्त है, जरा संभल जा, वरना तुझे संभलने के लिए भी संभलने का समय नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ 26 जुलाई 1999 की, अर्थात कारगिल दिवस, जिस दिन भारतीय सेना ने शानदार प्रदर्शन करते हुए लगभग 2 महीने के एक लंबे अंतराल के बाद पाकिस्तान के मंसूबे को ध्वस्त कर दिया था। पाकिस्तान के नापाक मंसूबे को ध्वस्त करते हुए विजय श्री प्राप्त की थी और युद्ध में विजय प्राप्त किया था। तभी से प्रत्येक दिन 26 जुलाई को पूरा भारत कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाता है, क्योंकि 26 जुलाई 1999 ही वह दिन है जिस दिन भारतीय सेना ने पूर्ण रूप से कारगिल में विजय की उद्घोषणा की थी। तो आज के इस वीडियो में हम भारत पाकिस्तान के बीच हुए कारगिल युद्ध, भारतीय फौज के शानदार विजय और पाकिस्तानी सेना के करारे शिकस्त के बारे में चर्चा करेंगे। कारगिल युद्ध, जिसे ऑपरेशन विजय के नाम से भी जाना जाता है, वो मई 1999 से जुलाई 1999 के बीच भारत और पाकिस्तान के बीच तत्कालीन कश्मीर और वर्तमान के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के कारगिल में हुए एक सशस्त्र संघर्ष का ही नाम है। तत्कालीन कश्मीर के द्रास सेक्टर में, जहां का तापमान लगभग -20 डिग्री से -25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, वहां सामरिक महत्व की बहुत सारी चोटियां हैं, जैसे पॉइंट 4590 जो राष्ट्रीय राजमार्ग 1 के काफी निकट है, पॉइंट 5353, पॉइंट 5062 जिसे टाइगर हिल भी कहा जाता है। ये सारी चोटियां भारत का अभिन्न अंग हैं। इन दुर्गम चोटियों पर शीत ऋतु में जब तापमान -20 डिग्री से -25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, तब वहां किसी मानव का रहना काफी कठिन हो जाता है। इसी कारण भारतीय सेना वहां शीत ऋतु में नहीं रहती थी। बस इसी का फायदा उठाकर पाकिस्तान के तत्कालीन सेना प्रमुख, जो बाद में वहां के राष्ट्रपति भी बने, जनरल परवेज मुशर्रफ ने आतंकवादियों के साथ पाकिस्तानी सेना को भी कारगिल पर कब्जा करने के लिए भेज दिया, जिसे ऑपरेशन बद्र का नाम दिया गया, जिसका एकमात्र उद्देश्य भारत को कश्मीर विवाद के निपटारे के लिए मजबूर करते हुए कश्मीर और लद्दाख के संबंध को तोड़ना और सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा करना था। पाकिस्तान की सेना और उग्रवादियों ने भारत और पाकिस्तान के बीच की नियंत्रण रेखा, लाइन ऑफ कंट्रोल, जिसे आमतौर पर LOC भी कहा जाता है, को पार करके भारत के सरजमी पर कब्जा करने की कोशिश की। पाकिस्तान ने दावा किया कि लड़ने वाले सभी कश्मीरी उग्रवादी हैं और इसमें पाकिस्तान की कोई भूमिका नहीं थी, लेकिन युद्ध में बरामद हुए दस्तावेजों, पाकिस्तानी नेताओं के बयानों से साबित हुआ कि पाकिस्तान की सेना ने प्रत्यक्ष रूप से इस युद्ध में भाग लिया था। पाकिस्तान ने कुछ इस कदर से भारतीय सीमा में घुसपैठ किया था कि भौगोलिक दृष्टिकोण से उन्हें काफ़ी ज़्यादा फायदा था, क्योंकि वो ऊंचाई पर थे और हम नीचे थे। ऊपर से युद्ध लड़ने में आसानी होती है और नीचे से ऊपर वालों को जवाब देना काफ़ी मुश्किल होता है। इस युद्ध के कुछ महीने पहले भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान का दौरा करने गए थे और भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों को सुधारने की दिशा में महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई थीं, महत्वपूर्ण मंत्रणाएं हुई थीं। इसी समय भारत और पाकिस्तान के बीच दिल्ली लाहौर बस सेवा की शुरुआत हुई थी और भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी स्वयं उस बस में सवार होकर दिल्ली से लाहौर को गए थे। फरवरी 1999 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और अटल बिहारी वाजपेयी के बीच लाहौर में एक समझौता हुआ था, जिसके मुताबिक दोनों देशों के बीच बातचीत के जरिए हर रिश्ते को सुधारने के लिए बात की गई थी कि भविष्य में कभी भी कोई विवाद उत्पन्न होगा तो दोनों देश बातचीत के जरिए ही किसी भी विवाद का समाधान करेंगे। लेकिन एक तरफ नवाज शरीफ लाहौर में तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से गले मिल रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की सेना भारत की
सीमा में घुसपैठ कर रही थी। एक बार फिर से पाकिस्तान ने दोस्ती के हाथ बढ़ाते हुए भारत के पीठ में खंजर घोंपा था। दोनों देशों के बीच परमाणु परीक्षण के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ यह पहला सशस्त्र संघर्ष था जिसमें भारत ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी थी। दोस्तों, अगर हम कारगिल युद्ध के चरण की बात करें कि आखिर कारगिल युद्ध की शुरुआत कैसे हुई, भारतीय सेना ने किस तरीके से पाकिस्तानी सेना को जवाब दिया और किस तरीके से भारतीय सेना ने विजय प्राप्त की, इस हिसाब से पूरे कारगिल युद्ध को 3 चरणों में बांटा जा सकता है। पहला चरण, जिसमें पाकिस्तानी घुसपैठिए ने श्रीनगर से लेह को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। यह नियंत्रण इस उद्देश्य से काफी महत्वपूर्ण था क्योंकि पूरे भारत का जो कारगिल और सियाचिन ग्लेशियर से संपर्क था वो इसी राजमार्ग के द्वारा था। अगर पाकिस्तानी सेना इस राजमार्ग पर कब्जा कर लेती तो फिर भारत का और सियाचिन ग्लेशियर का संपर्क लगभग असंभव था। जब हम इसके दूसरे चरण की बात करेंगे तो इसमें भारत ने पहले घुसपैठ का पता लगाया और उसके बाद अपने सुरक्षा बलों को तुरंत जवाबी हमले करने के लिए लामबंद करना शुरू कर दिया। और कारगिल युद्ध के जब तीसरे चरण की बात की जाती है तो उसमें भारत और पाकिस्तान के सैनिकों के बीच भीषण संघर्ष के बारे में चर्चा होती है जिसमें पड़ोसी देश को करारे शिकस्त का सामना करना पड़ा था। मई 1999 तक भारत को पाकिस्तान के इस घुसपैठ के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। कारगिल युद्ध की कहानी उस शख्स के बिना अधूरी है जिसने सबसे पहले आतंकियों के भेष में पाकिस्तानी सेना को कारगिल की पहाड़ियों पर देखा था। पाकिस्तानी सेना को कारगिल की पहाड़ियों पर देखने वाले शख्स का नाम ताशी नामग्याल है। कारगिल के गैरकौन गांव में रहने वाले ताशी ने 12,000 रुपए में एक याक खरीदा था जो 2 मई 1999 को खो गया था। अपने याक को खोजते हुए ताशी कारगिल के वंजू टॉप पर पहुंच गए। इसी दौरान उन्हें अपना याक नजर आ गया और साथ ही उन्हें वो भी नजर आ गया जिसे कारगिल युद्ध की पहली घटना माना जा सकता है। दरअसल ताशी ने कुछ संदिग्ध लोगों को देखा और भारतीय सेना को तत्काल इस बारे में जानकारी दी, जिसके बाद शुरुआती जानकारी को पुख्ता कर भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय शुरू कर दिया और आतंकियों के भेष में आए पाकिस्तानी सेना के जवानों का अंजाम तक पहुंचाना शुरू कर दिया। इसके तुरंत बाद 5 मई 1999 को बटालिक सेक्टर में लेफ्टिनेंट सौरव कालिया 4 रेजिमेंट इन्फेंट्री के नेतृत्व में भारतीय सेना की पेट्रोलिंग टीम जब जानकारी लेने के लिए कारगिल पहुंची तो पाकिस्तानी सेना ने इनको व इनके 5 साथियों को जिंदा पकड़ लिया और इन्हें कैद में रखा। युद्धबंदी के रूप में पकड़े जाने के बाद भी तो सभी अंतर्राष्ट्रीय कानून की धज्जियां उड़ाते हुए पाकिस्तानी फौज ने सौरव कालिया के साथ बहुत ही अमानवीय व्यवहार का परिचय दिया। उन्होंने इसके बावजूद सौरव कालिया का हौसला पाकिस्तानी सैनिक तोड़ नहीं पाए। आखिर वक्त तक उन्हें अपना देश याद रहा। उन्होंने सारे दर्द को हंसते हंसते पी लिया और कारगिल के युद्ध में शहीद होने वाले सबसे पहले भारतीय जवानों में से एक बने। युद्ध समाप्ति के बाद उनके इस वीरतापूर्ण व्यवहार के लिए भारत सरकार ने मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया। यह समझ आते ही कि भारतीय भूभाग को कितना नुकसान पहुंचा है, भारतीय सेना जवाबी हमले के लिए तैयार हो गई और भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय का नाम देकर वापस पाकिस्तान पर पलटवार कर दिया। भारतीय सेना के सहयोग के लिए भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सफेद सागर शुरू किया जिसका लक्ष्य था पाकिस्तानी घुसपैठियों को भारत की सीमा से बाहर करना। भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन तलवार के तहत कराची तक पहुंचने वाले समुद्री मार्ग से सप्लाई को रोकने के लिए अपने पूर्वी इलाके के जहाजी बेड़े को अरब सागर में ला खड़ा कर दिया। इस तरह से भारतीय सेना ने पाकिस्तान की घेराबंदी करनी शुरू कर दी और पाकिस्तान पर प्रारंभिक दबाव बनाना शुरू कर दिया। लेकिन यह तो बस एक शुरुआत थी, अभी एक लंबा सफर बाकी था। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के खिलाफ MiG-27 और MiG-29 का इस्तेमाल किया तथा भारतीय थल सेना ने बोफोर्स तोप का इस्तेमाल किया।
इसके बाद जहां भी पाकिस्तान ने कब्जा किया वहां बॉम्ब गिराए गए और MiG-29 की सहायता से पाकिस्तान के कई ठिकानों पर आर पार से मिसाइलों से हमला किया गया। इस युद्ध में बड़ी संख्या में रॉकेट और बमों का इस्तेमाल किया गया। अगर हम भारत के कारगिल युद्ध की बात करें तो वैसे तो इसमें बहुत सारे वीर जवान थे जिन्होंने अपनी बहादुरी का परिचय दिया, और उन वीर जवानों में से ही एक थे सम्मानित कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव। सम्मानित कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव भारतीय सेना में ग्रेनेडियर के पद पर थे। ग्रेनेडियर यादव 18 ग्रेनेडियर के साथ कार्यरत कमांडो प्लाटून घातक का हिस्सा थे। 4 जुलाई 1999 के शुरुआती घंटों में टाइगर हिल के 3 सामरिक बंकरों को पर कब्जा करने के लिए नामित की गई टुकड़ी का ये एक हिस्सा थे। बंकर एक ऊर्ध्वाधर चोटी पर लगभग 1000 फीट की ऊंचाई पर था, जिसे चढ़ना काफी मुश्किल था क्योंकि एक तो मौसम का मार और ऊपर बिल्कुल खड़ी चढ़ाई। ये न सिर्फ योगेंद्र यादव के लिए बल्कि उनके साथ गए अन्य सैनिकों के लिए काफी संघर्षपूर्ण यात्रा थी। 1000 फीट ऊंचे रास्ते को पार करते करते ये लगभग आधे रास्ते को पार कर गए थे, तभी इसकी भनक पाकिस्तानी सैनिकों को लग गई और पाकिस्तानी सैनिकों ने ऊपर से इनके ऊपर गोलीबारी कर दी। इनके साथ गए कुछ जवान शहीद हो गए, कुछ घायल हो गए और सम्मानित कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव को भी उनके कंधे और उनके पैर में गोली लग गई। अपने शरीर में लगे गोली की परवाह न करते हुए, अपनी जान की भी परवाह न करते हुए ये लगातार चढ़ते गए और अंततः उस चोटी पे पहुंच गए और उन्होंने पाकिस्तानी सैनिकों के साथ आमने सामने की हुई लड़ाई में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया और बहुत सारे पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया। और इस तरह से कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव ने के साथ गई प्लाटून ने टाइगर हिल पर कब्जा कर लिया। What you heard right behind you was the sound of Bofors guns directly targeting the top of Tiger Hills, the prelude to the final assault. Also going on simultaneously are multi-barrel rocket launchers also attacking the same positions on Tiger Hills. After 11 hours of near continuous fighting and heavy exchange of fire, Tiger Hills finally looks like it belongs to India once again. And with this recovery, the Indian troops hope to regain control of the Dras sector almost immediately. It truly is the dawn of a new day. With Ajmal Jami by Khan. ऋतिक रोशन की एक मूवी आई थी लक्ष्य, जिसमें यह दिखाया गया था कि ऋतिक रोशन एक खड़ी पहाड़ी पर चढ़ाई कर रहे हैं। ऋतिक रोशन के द्वारा खड़ी पहाड़ी पर चढ़ाई करने का जो दृश्य दिखाया गया है वो कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव पर ही फिल्माया गया है। अपनी जान की बाजी लगाकर दुश्मन की लगभग 17 गोलियां झेल कर भी अदम्य साहस का परिचय देते हुए कारगिल युद्ध में सामरिक टाइगर हिल की चोटी पर फतह करने में अनुकरणीय भूमिका के कारण भारत के राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव परमवीर चक्र पाने वाले देश के सबसे युवा सैनिक हैं, क्योंकि मात्र 19 वर्ष की आयु में उन्होंने यह सम्मान प्राप्त किया था। कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव को टाइगर हिल का टाइगर भी कहा जाता है। टाइगर हिल के अलावा भी कारगिल में बहुत सारे ऐसी चोटियां थीं, बहुत सारे ऐसे पॉइंट थे जिन्हें अभी कब्जा करना बाकी था, क्योंकि हर चोटियों पे कब्जा करने के साथ भारतीय सैनिकों को एक नई ऊर्जा मिलती थी, क्योंकि पाकिस्तानी सैनिक हमसे ऊंचाई पर थे और हम नीचे थे, जिससे इस मुश्किल परिस्थिति में भी भारतीय सेना ने बहुत ही अदम्य साहस का परिचय दिया और बहादुरी का परिचय दिया। इन्हीं बहादुर सैनिकों में से एक थे कैप्टन विक्रम बत्रा। श्रीनगर लेह मार्ग के ठीक ऊपर सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट 5140 से को पाकिस्तानी सेना से मुक्त कराने की जिम्मेदारी कैप्टन विक्रम बत्रा को दी गई। 13th जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के विक्रम बत्रा को उनकी बहादुरी के लिए कारगिल की लड़ाई के मैदान में ही तरक्की दी गई थी और वे इस लड़ाई में सबसे कम उम्र के कैप्टन बने थे। अपनी बटालियन में शेरशाह के नाम से मशहूर कैप्टन बत्रा ने 20 जून को टाइगर हिल के पास .5140 की चोटी फतह कर इस जीत को अपने साथियों के नाम किया था और उस वक्त नारा दिया था, ये दिल मांगे मोर। हमारे लड़के इतने जोश में थे कि उन्होंने कुछ सोचा ही नहीं। उनके मन में सिर्फ एक ही होप थी, एक ही उनके एम था, एक ही उनका मुद्दा था कि हमें 5140 कुछ भी हमें कैप्चर करना है।
पॉइंट 5140 से कैप्टन बत्रा की डेल्टा कंपनी ने 13 घुसपैठियों को मारकर भारी तादाद में असलहे बरामद किए, जिनमें 12.7 mm की हैवी मशीन गन भी थी। लेकिन उनकी जीत का सफर रुका नहीं। अब निशाना था .4875। कैप्टन बत्रा और उनकी कंपनी के जवान फिर निकल पड़े। सबसे बड़ी बात, जिन्होंने भी जो यहाँ पे हमारे भाई लोग शहीद हुए हैं, उन्होंने देश के लिए जान दी है, और मैं यही करूँगा कि उनके घर वालों को शांति मिले, और हमारी तरफ से, हमारी इंडियन आर्मी की तरफ से जो कुछ भी बन सकता होगा, विल डेफिनेटली डू दैट फॉर देम। .4875 पर फतह तो हुई, पर सेना के जांबाज कैप्टन नहीं लौटे। 7 जुलाई को कैप्टन बत्रा शहीद हो गए। विक्रम बत्रा के पिता जीएल बत्रा कहते हैं कि उनके बेटे के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल वाई.के. जोशी ने कैप्टन विक्रम बत्रा को शेर शाह की उपाधि से नवाजा था। एक बार कैप्टन विक्रम बत्रा ने कहा था कि विक्रम, जल्दी आना। या तो बर्फीली चोटी पे तिरंगा लहरा के आऊंगा, नहीं तो उसी तिरंगे में लिपटा हुआ चलाऊंगा, लेकिन आऊंगा जरूर। इस प्रकार कैप्टन विक्रम बत्रा ने शत्रु के सम्मुख अत्यंत उत्कृष्ट व्यक्तित्व, वीरता तथा उच्चतम कोटि के नेतृत्व का प्रदर्शन करते हुए भारतीय सेना की सर्वोच्च परंपराओं के अनुरूप अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। इस अदम्य साहस और पराक्रम के लिए कैप्टन विक्रम बत्रा को भारत सरकार ने मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया। 2003 में आई हिंदी फिल्म LOC कारगिल में पूरे कारगिल संघर्ष पर आधारित अभिषेक बच्चन ने कैप्टन विक्रम बत्रा की भूमिका निभाई। एक बार फिर से वर्ष 2021 में आई फिल्म शेरशाह में सिद्धार्थ मल्होत्रा ने कैप्टन विक्रम बत्रा की भूमिका निभाई थी। एक के बाद एक वीर भारतीय सैनिकों ने चोटी पर अपना कब्जा करते हुए भारतीय तिरंगा फहराते गए और भारत की विजय पताका का एक नया इतिहास लिखते गए। इसी क्रम में जून का दूसरा सप्ताह खत्म होते होते भारतीय सेना के नियंत्रण में बहुत सारे इलाके आने लगे थे। तत्कालीन भारतीय थल सेना के प्रमुख जनरल वेद प्रकाश मलिक ने कहा था कि अगर पूरे कारगिल युद्ध में भारत के पक्ष में एक टर्निंग पॉइंट की बात की जाए, जिसने पूरे कारगिल युद्ध को भारत के पक्ष में घुमा दिया, तो वो था तोलोलिंग पर कब्जा। तोलोलिंग पर कब्जा एक इस प्रकार का कार्य था जिसने भारतीय सेना में ऊर्जा की एक नई लहर पैदा कर दी, जिसने भारतीय सेना में जोश का एक नया जज्बा पैदा कर दिया। तमाम संघर्ष के बावजूद भारतीय सेना ने कठिन परिस्थिति में उन दुर्गम इलाकों में जहां किसी भी मानव का रहना उस भौगोलिक स्थिति में कठिन था, एक शानदार और अदम्य साहस का परिचय देते हुए अंततः पूरे कारगिल युद्ध को भारत के पक्ष में घुमा दिया और 14 जुलाई 1999 को तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कारगिल के युद्ध में भारत के विजय की घोषणा कर दी। और ठीक उसके 12 दिन बाद अर्थात 26 जुलाई को भारतीय सेना ने पूर्ण रूप से कारगिल के युद्ध में भारत के विजय की कहानी को बयां कर दिया और उन्होंने अब प्रश्न यह उठता है कि आखिर एक ऐसा देश पाकिस्तान जिसकी अर्थव्यवस्था भी खराब थी, जिसकी राजनीतिक व्यवस्था भी खराब थी, उसने कारगिल युद्ध जैसे भीषण संघर्ष के बारे में सोचा क्यों? आखिर इस युद्ध के पीछे पाकिस्तान का क्या मकसद था? क्या पाकिस्तान सरकार ने इस युद्ध को कराया था या पाकिस्तानी सेना जो आमतौर पर वहां के सरकार पे हावी होती है उसने बिना पाकिस्तानी सरकार को इन्फॉर्म किए इस युद्ध को किया? अगर हम पाकिस्तान के मकसद की बात करें तो सबसे प्रमुख मकसदों में से एक था सियाचिन से भारत को अलग थलग करना। इंडियन एक्सप्रेस के एसोसिएट एडिटर सुशांत सिंह कहते हैं कि पाकिस्तान का मकसद यही था कि भारत की सुदूर उत्तर की जो टिप है वहां सियाचिन ग्लेशियर की लाइफलाइन NH-1D को किसी तरह काटकर उस पर नियंत्रण किया जाए। वो उन पहाड़ियों पर आना चाहते थे जहां से वो लद्दाख की ओर जाने वाली रसद के जाने वाले काफिलों की आवाजाही को रोक दें और भारत को मजबूर कर दें कि वो सियाचिन ग्लेशियर छोड़ दे। सुशांत सिंह का कहना है कि मुशर्रफ को यह बात बहुत बुरी लगी थी जब भारत ने 1984 में ऑपरेशन मेघदूत के तहत सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा कर लिया था। उस समय जनरल परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान की कमांडो फोर्स में मेजर हुआ करते थे। उन्होंने कई बार उस जगह को खाली करवाने की कोशिश की लेकिन वो कभी सफल नहीं हो पाए।
जब भारत ने पाकिस्तान पर दबाव बनाना शुरू कर दिया और वैश्विक स्तर पर भी बहुत सारे देशों ने पाकिस्तान की निंदा करनी शुरू कर दी, तो पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन से मिलने अमेरिका पहुंच गए। अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस यानी 4 जुलाई 1999 को नवाज शरीफ और बिल क्लिंटन की एक बहुत ही असहज मुलाकात हुई। उस मुलाकात में मौजूद क्लिंटन के दक्षिण एशियाई मामलों के सहयोगी ब्रूस राइडल ने अपने एक पेपर अमेरिकाज डिप्लोमेसी इन 1999 कारगिल समिट में लिखा। एक मौका ऐसा आया जब नवाज ने क्लिंटन से कहा कि वो उनसे अकेले में मिलना चाहते हैं। क्लिंटन ने कहा कि ये संभव नहीं है। ब्रूस यहाँ पर नोट्स ले रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि इस बैठक में हमारे बीच जो बातचीत हो रही है उसे लिखा जाए। क्लिंटन ने कहा, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि अगर आप बिना शर्त अपने सैनिक नहीं हटाना चाहते तो यहाँ ना आए। अगर आप ऐसा नहीं करते तो मेरे पास वक्तव्य का मसौदा तैयार है जिसमें कारगिल संकट के लिए सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को दोषी ठहराया जाएगा। उधर नवाज शरीफ और बिल क्लिंटन के बीच बातचीत हो रही थी और इधर टाइगर हिल पर भारतीय सैनिकों द्वारा फहराए गए तिरंगे की खबर फ्लैश हो रही थी। अप्रैल मई में पाकिस्तानी सेना के द्वारा भारत में घुसपैठ, फिर भारतीय सेना के द्वारा पाकिस्तानी सैनिकों के प्रति पलटवार और फिर भारतीय सेना के द्वारा इस युद्ध में विजय प्राप्त करना एक अपने आप में ही एक ऐसा ऐतिहासिक घटना है जिसे भारतीय इतिहास में कभी नहीं भुलाया जा सकता। हर बार अगर हम कारगिल युद्ध के परिणाम और उसके प्रभाव की बात करें तो पाकिस्तान में इस युद्ध के कारण राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता बढ़ गई और नवाज शरीफ की सरकार को परवेज मुशर्रफ ने पलट दिया और वहां आपातकाल की घोषणा कर दी और उसके कुछ दिनों बाद जनरल परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के राष्ट्रपति बन गए। उनके राष्ट्रपति बनने के साथ ही पूरी दुनिया ने यह जान लिया कि आखिर पाकिस्तान की सेना का और पाकिस्तान की सरकार का कारगिल युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से हाथ था। पाकिस्तानी सेना के द्वारा भारत की सरजमी पर किए गए घुसपैठ के कारण भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे पीस टॉक शांति वार्ता लगभग बेपटरी हो गई और जिसे भारत पर कारगिल युद्ध के प्रभाव की बात करें तो इसमें हमने बहुत सारे वीर सैनिकों को खो दिया। हमारे बहुत सारे वीर जवान शहीद हो गए। हमारे बहुत कारगिल युद्ध ने पूरे भारत में ऊर्जा का और देशभक्ति का एक ऐसा जोश का संचार कर दिया जो पहले बहुत दिनों से भारत में नहीं देखा गया था। इस कारगिल युद्ध ने भारत में बच्चों से लेकर बूढ़े तक देशभक्ति का एक नया संचार पैदा कर दिया और ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी कि ऐसा लग रहा था कि मानो भारत के सब लोग बस इतना ही कह रहे हैं कि तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है मैं अकिंचन, किंतु इतना कर रहा तुमसे निवेदन। थाल में लाऊं सजाकर भाल जब भी, कर दया स्वीकार लेना वह समर्पण। गान अर्पित प्राण अर्पित रक्त का कण कण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ मैं फिर आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।